स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे भाई इतना बढ़िया समरी लाया हूं, स्वागत तो बनता है बॉस। इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? एफआर में बहुत सारी जगह पे ना मेजर करने वाली चीजें आती है, जैसे इन्वेंट्री को किस पे मेजर करना है, पीपी को किस पे मेजर करना है, कब कॉस्ट यूज करना है, कब एनआरवी यूज करना है, कब फेयर वैल्यू यूज करना है, कब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यूज करना है। एक कंफ्यूजन बड़ा होता था, है ना। काफी बच्चे मुझे बोल रहे थे समरी बना के दे दो, तो मैंने सोचा बना ही देते समरी, है ना। तो मैंने वो समरी बना के दिया है। इसमें मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी इंक्लूड किया है कि कब हमको फेयर वैल्यू कंप्यूट करना है, कब अज्यूम करना है ना। इसमें मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन भी इंक्लूड किया है, कब पीसी आपको फेयर वैल्यू पे देना है, कब पीसी आपको फेस वैल्यू पे देना है। तो ऐसे जहां जहां मेरे को लगता था ना कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कैलकुलेशन को लेकर, वो मैंने इंक्लूड करने का ट्राई किया है। तो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, मैंने सारे इंडेक्स को समराइज नहीं किया इधर। जो इंडेक्स में कैलकुलेशन वाला पार्ट था, जहां मेजर करना है किसी वैल्यू के ऊपर, जहां कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैंने समराइज करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो लिखने का जरूरत नहीं है, ये फाइल में डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आपको मजा आ जाएगा। सिर्फ ज्वाइन करना है और डाउनलोड करना है, ठीक है, प्रिंट लेकर रख लेना। बट इस वीडियो के अंदर मैं एक बार डिस्कस भी करूंगा सारे इंडेक्स के जो मेजरमेंट समरी है वो। वैसे तो जो मैंने लिख रखा है वो एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक बार अगर एफआर पढ़ा रहेगा तो समझ जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि एक 10 मिनट के अंदर अपन सब गो थ्रू कर लेंगे ना, तो क्या कुछ चीज आपको समझ नहीं आई तो ये वीडियो देख के समझ जाएगी आपको, ठीक है। तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते। आ जाओ इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले सब्सक्राइब करना सबसे पहले सब्सक्राइब किए बिना देखना मत वीडियो, देखिए सबसे पहले सब्सक्राइब करो। अब आओ, हाँ अब सबसे पहले इंडेक्स टू इन्वेंट्री। मैं वैसे सीक्वेंसिंग वाइज गया हूं, ठीक है, जो नंबर पहला है उसको मैंने पहले उठाया हुआ है। तो इंडेक्स टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को अपन किस पे मेजर करते हैं? कॉस्ट या एनआरवी, विचएवर इज लोअर, बड़ा सा इजी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर आएगा इंडेक्स 16 पीपी। पीपी में अपने पास 2 दिन पे मेजर करने की बातें होती है। एक होता है इनिशियल मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं डे 1 पे किस पे मेजर करेंगे। तो डे 1 पे मेजर मतलब जब पीपी आपने खरीदा उस दिन पे तो आप कॉस्ट पे मेजर करते हो। फिर बात करते हैं हम ईयर एंड पे। एवरी ईयर एंड पे पीपी को किस पे मेजर करेंगे? तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू, कंपनी की चॉइस है, कंपनी दोनों में से कोई मेथड चूज कर सकती है, ठीक है। अब 16 के बाद आइडियली हमको 38 की बात करनी चाहिए, तो पहले उसकी बात करूंगा, फिर 36 पर बाद में आता हूं। 38 इंटेंजिबल एसेट, सेम लाइक पीपी। इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियली आप कॉस्ट पर रखोगे, जिस दिन खरीद के लाओगे इंटेंजिबल को सेल्फ कंस्ट्रक्ट करोगे, जो भी है कॉस्ट पर रखोगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आप रखोगे कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू पे। लेकिन यहां एक कैच है, यहां भी कंपनी की चॉइस है, कोई भी मेथड चूज करो, लेकिन यहां एक कैच है। कैच ये है कि जब आप फेयर वैल्यू मेथड चूज करोगे तो दिस फेयर वैल्यू शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट की फेयर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा एक और चीज है, अगर आपने कोई भी असेट्स बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया है तो आप उसको कॉस्ट पे नहीं, आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, मतलब वो फेयर वैल्यू कॉस्ट बन जाएगी आपकी, वो चीज तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आ जाएगी वैसे। एनीवेज, सबको क्लियर है वाला पार्ट? ये ध्यान रखना कि ये वाला जो एक्सेप्शन है ये पीपी में नहीं था, ये सिर्फ 38 के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 40 पे, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगेन इस पे भी 2 दिन पे मेजर करने की बात है। इनिशियली भी कॉस्ट, यहां चेंज किया है, सब्सिक्वेंटली भी कॉस्ट पे ही है। यहां 2 मेथड नहीं अपने पास, तो यहां सब्सिक्वेंटली कॉस्ट पे रखोगे। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे फेयर वैल्यू जरूरी है क्या, तो बोलने का हाँ चाहिए फेयर वैल्यू, बट ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कभी फेयर वैल्यू पे होती नहीं है, ढूंढते ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, ठीक है। अब मैं ये आपसे मैंने बात की 16, 38, 40 की, अब मैं इंपेयरमेंट की बात करूंगा 36, ठीक है। अब इन 3 एसेट का अगर इंपेयरमेंट होता है तो इंपेयरमेंट आप कैसे चेक करोगे? 2 अमाउंट कंप्यूट करने का, एक कैरिंग अमाउंट और एक रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। कैरिंग अमाउंट तो कैसे मिलेगा? बैलेंस शीट वैल्यू होता है कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे मिलेगा? 2 वैल्यू ढूंढना, एक वैल्यू इन यूज और एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आज के बाद मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलता हूं FVLCTS, है ना। वैल्यू इन यूज कैसे मिलता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैसे मिलता है? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, है ना। ये दोनों में से विच एवर इज हायर है, इसको आप बोलोगे रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। नाउ इफ योर कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट, मतलब अगर आपका कैरिंग अमाउंट 100 है लेकिन आप रिकवर 80 ही करने वाले हो, तो इंपेयरमेंट लॉस हो गया, ध्यान रखना। बट अगर वाइस वर्सा है, रिकवरेबल ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, ठीक है। ऑफकोर्स रिवर्सल भी परमिटेड है इंडेक्स के अंदर, वो रिवर्सल वाली बातें 36 में आपने देखी होगी, ठीक है, क्लियर सर। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आएगा इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एग्रीकल्चर असेट्स है तो एग्रीकल्चर वाले में 2 असेट्स कवर्ड है ब्रॉडली। एक है बायोलॉजिकल असेट्स, है ना, मतलब जो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो। तो अगर आपके पास कोई बायोलॉजिकल असेट है तो उसको आप मेजर करोगे FVLCTS पे। बट यहाँ एक एक्सेप्शन अवेलेबल है कि अगर FVLCTS आपके आपको नहीं मिलती है तो आप कॉस्ट पे रख सकते हो इसको। उसके अलावा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, है ना। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक वो 41 में रहता है, आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वो इंडेक्स 2 में चला जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक है तो उसको आप FVLCTS पे रखोगे। यहां ये वाला एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब बायोलॉजिकल एसेट में जो एक्सेप्शन था ना कि FVLCTS नहीं मिलता तो कॉस्ट पे रख लो, ये वाला एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट।
क्लियर है वाला पार्ट, सिंपल, ठीक है सर। ये 41 की बात कर ली, ठीक है। अब मैं एक बार 105 की बात कर लेता हूँ, 102 पे आता हूँ मैं। 105 मतलब एनसीए हेल्ड फॉर सेल, मतलब नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। इसमें भी हम नॉर्मली 16, 38, 40 वाले एसेट्स की बात कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो आप उसको रखते हो कैरिंग अमाउंट या एफईएल सीटीएस विच एवर इज लोअर। और ध्यान रखना, जिस दिन आप इस इंडेक्स में आ गए उस दिन से आप डेप्रीसिएशन चार्ज करना बंद कर देना, ठीक है। तो आपको चाहिए तो मैं लिख भी देता हूँ, जिस दिन आप 105 में आ गए डेप्रीसिएशन स्टॉप्स, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर है वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेनली ये काम किसके लाता है, जो असेट बेस्ड इंडेक्स है, ठीक है, जैसे 16, 38, 40, 36, 105, 2 है ना, 41, ये सब, तो इसकी बात हो गई, ठीक है। अब मैं आता हूँ शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर। शेयर बेस्ड पेमेंट में ब्रॉडली दो कैटेगरी होती है, एक इक्विटी सेटल्ड और एक कैश सेटल्ड, ठीक है। अगर आपका शेयर बेस्ड पेमेंट है इक्विटी सेटल्ड तो उसमें आप जो फेयर वैल्यू कंसिडर करते हो वो ग्रांट डेट वाली कंसिडर करना। लेकिन अगर आपका शेयर बेस्ड पेमेंट है कैश सेटल्ड वाला, है ना, तो उस केस में फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड वाली कंसिडर करना, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ये हो गया अपना शेयर बेस्ड पेमेंट। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ रहेगा। ध्यान रखना, मैं आप रिवाइज करवा रहा हूं, मेरा फोकस समझाने पे नहीं कि ये क्यों लिया, मैं बता रहा हूं ऐसा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ब्रॉडली बेसिक चीज याद रखना, अगर तीन टाइप के क्वेश्चन है, एक सीएफ है, सीएफ है मतलब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, या फिर रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन जिधर पेरेंट सब्सिडरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, लेस और लेसी, ये रिलेशनशिप दिखती है, या फिर ऐसा बोला है कि फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन लेवल 1 इनपुट। अगर ये तीन में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन है तो आपको फेयर वैल्यू कंप्यूट करना है। कैसे कंप्यूट करोगे, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस डिस्काउंटेड एट ईआईआर, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जिसको आप प्यार से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप बेसिकली फेयर वैल्यू कंप्यूट करोगे, ढूंढना पड़ेगा, फ्यूचर कैश फ्लोस लोगे, डिस्काउंट करोगे, मिलेगी फेयर वैल्यू। अगर ये तीन में से कोई भी चीज क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको बोलते हैं एनी अदर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम अबव। उस केस में आप फेयर वैल्यू को ही ट्रांजैक्शन प्राइस कंसिडर कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, जो डे जीरो का आपका कैश फ्लो होता है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस। मतलब सपोज आपने लोन लिया 10 सीआर का, तो 10 सीआर इज योर ट्रांजैक्शन प्राइस, क्योंकि डे वन पे आपको 10 सीआर का लोन मिला है, उसी को आप फेयर वैल्यू मान लेना, ठीक है। अगर ये तीन में से कोई भी केस में फॉल नहीं करता है तो क्लियर है वाला पार्ट, ठीक है। अब इसमें एक और बात ध्यान रखना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन में कभी कभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात भी होती है, जो अपन लोन रेजिंग फीस, प्रोसेसिंग फीस वगैरह इंकर करते हैं वो। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो उसको आप इन केस ऑफ फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू में ऐड करते हो। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर किया है इन केस ऑफ ए फाइनेंशियल लायबिलिटी तो आप लेस करते हो फेयर वैल्यू से, ध्यान रखना, जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू उससे माइनस करना इन केस ऑफ एफएल, ठीक है। एक और चीज, अगर आप एफईटीपीएल मेथड यूज करते हो फॉर अ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, एफईटीपीएल मतलब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका यहां से एडजस्ट नहीं होगा फेयर वैल्यू से, उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट डायरेक्टली जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऑन डे वन ओनली, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बेसिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, फटाफट फटाफट सुनते हुए चलो। अगर जहां आपको लगे ना वापस स्लोनेस चाहिए, मस्त वीडियो से वीडियो देखने के बाद आप डाउनलोड करना फाइल और आराम से सुन लेना, कोई टेंशन नहीं है, देख लेना वापस से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। उसके बाद हो गया ये बेसिक बेसिक बात की मैंने, फिर आऊंगा 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले नॉर्मल टाइप का बिजनेस कॉम्बिनेशन, जहां ना कॉमन कंट्रोल, ना रिवर्स एक्वेशन, ना डीमर्जर, कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन, उसको बोलते हैं एक्वेशन मेथड। 6 स्टेप यूज करते हैं, पता है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। स्टेप 1 आइडेंटिफाइंग द एक्वायर्ड डेट ऑफ एक्वेशन, पीसी या आईएनए, एनसीआई, गुडविल, याद है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल मेथड यूज कर रहे हो तो जब पीसी दोगे, अगर शेयर्स, असेट, डिबेंचर वगैरह कुछ दिया तो फेयर वैल्यू पे दे देना। डेफर्ड कंसिडरेशन है तो प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर करना, कंटीजेंट कंसिडरेशन है तो फेयर वैल्यू पे कंसिडर करना, और इसमें प्री वाला एसबीपी भी आ सकता है, प्री कॉम्बिनेशन एसबीपी अवार्ड, ठीक है। मतलब पीसी आप फेयर वैल्यू वगैरह पे दोगे, डेफर्ड को आपसे प्रेजेंट वैल्यू पे देना। जब इस मेथड में आप आईएनए टेक ओवर करोगे तो आईएनए आप फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करोगे, और इस मेथड में जब डिफरेंस आएगा तो डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो गुडविल, क्रेडिट साइड में आया तो जीबीपी, दैट इज गेन ऑन बार्गेन परचेस। अल्टीमेटली ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है अदर इक्विटी के अंदर, क्लियर, ठीक है। अब अगर आपका जो केस है वो कॉमन कंट्रोल वाला क्वेश्चन है, कॉमन कंट्रोल मतलब पता है ना, बिफोर एंड आफ्टर अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी स्टिल द सेम। अगर आपका कॉमन कंट्रोल वाला केस है तो उस केस में जब आप पीसी देते हो, नॉर्मली 99% इसमें पीसी शेयर्स में जाएगा। तो जब पीसी आपने शेयर्स में दिया है तो आप पीसी शेयर्स में जब दोगे तो फेयर वैल्यू नहीं फेस वैल्यू पे इशू करना, ठीक है। सर शेयर्स के अलावा कोई पीसी दिया तो रेयर है, नॉर्मली नहीं आता कॉमन कंट्रोल में, बट एग्जाम में आ गया तो फिर नॉर्मल लॉजिक लगा देना बाकी चीजों में जो आपने बाकी पीसी दिया है अपार्ट फ्रॉम शेयर्स, बट शेयर्स दिया तो नॉर्मल वैल्यू पे देना। उसके अलावा जब आईएनए टेक ओवर करोगे इन केस ऑफ कॉमन कंट्रोल, बुक वैल्यू पे टेक ओवर करना, और कॉमन कंट्रोल वाले केस में आप रिजर्व्स भी टेक ओवर करना, ठीक है, किसके, एक्वायरी के रिजर्व्स भी टेक ओवर करना। यहां जब डिफरेंस आएगा तो डेबिट साइड में आए या क्रेडिट साइड में आए, डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है।
अब डीमर्जर की बात करता हूं, तो डीमर्जर में दो केस है, एक डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल और एक डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल। ठीक है, एक डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल और एक डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल। अब एक बात ध्यान रखना, मालूम कैसे पड़ेगा कौन सा वाला डीमर्जर है? दो हिंट दिए थे मैंने आपको, बराबर। एक तो पुराने कंपनी में होना चाहिए मेजर शेयर होल्डर। सेकेंड, जब नया कंपनी ने पीसी दिया तो पीसी शेयर्स में देना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो गया तो डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल। वो लिखा नहीं है बट आपको नोट्स वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल। अब अगर डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल है तो एक्वायरर की बुक्स में क्या करना है? नॉर्मल डीमर्जर है मतलब नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल, तो एक्वायरर मतलब जो परचेसिंग कंपनी, वो क्या करेगा? नॉर्मल चीजें करेगा। पीसी सेम लाइक एक्वेशन मेथड, जो भी पीसी आपने दिया सब फेयर वैल्यू पे वगैरह पे दे देना। आईएनए जब टेक ओवर करेगा तो आप फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करना। ठीक है, और डिफरेंस आएगा तो गुडविल जीबीपी में रिकॉर्ड करना। मतलब अगर डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल है तो नॉर्मल जो अपन अकाउंटिंग करता है एक्वेशन मेथड की, वही लॉजिक लगाना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर डीमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल है तो जब वो बोलते हैं अंडर कॉमन कंट्रोल हूं मैं, तो पीसी आप फेस वैल्यू पे दोगे, आईएनए आप बुक वैल्यू पे लोगे, और डिफरेंस इस केस में क्योंकि कॉमन कंट्रोल वाला है तो डिफरेंस जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब डी मर्जर में नॉर्मली कंफ्यूजन कहां था? रिजर्व्स को लेकर। याद रखना, डी मर्जर में रिजर्व्स कभी टेक ओवर करना ही मत, वो नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल हो या अंडर कॉमन कंट्रोल हो। ठीक है, मैं इससे बेटर आपको समराइजेशन नहीं दे सकता भाई, सब कुछ एक जगह पे दे दिया मैंने। ये एक्वायरर के बुक्स में बात किया। अब डी मर्जर में कभी कभी एग्जाम में एक्वायरी का अकाउंटिंग भी पूछता है कि एक्वायरी कैसे अकाउंटिंग करेगा। एक्वायरी मतलब सेलिंग कंपनी। डी मर्जर में क्या होता है? 4 डिवीजन में से एक डिवीजन बाहर चले गया फॉर एग्जाम्पल, बराबर। तो वो जिस कंपनी से बाहर जा रहा है वो अकाउंटिंग क्या करेगा? वो उसके लिए बहुत सिंपल है, असेट बाहर इसलिए क्रेडिट, लाइबिलिटी बाहर इसलिए डेबिट। जब कोई चीज बाहर जाएगी तो कैरिंग अमाउंट पर बाहर जाएगी, और बाहर जाने वाले कंपनी का जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। सिंपल। इसके लिए बस कभी पीसी का इन्फ्लो मत रिकॉर्ड करना, बिकॉज पीसी इस पुराने कंपनी को नहीं, कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो ये लोग पीसी का इन्फ्लो रिकॉर्ड नहीं करते। तो एक्वायरी की बुक्स में दोनों केस, डी मर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल हो या डी मर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल हो, एक्वायरी की अकाउंटिंग एंट्री सेम है दोनों केस में। हो गया, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में लास्ट पार्ट, रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्वेशन में क्या होता है? सपोज मैंने मरू लिमिटेड को एक्वायर किया, एमआरयू मेरी वाइफ का नाम शॉर्ट फॉर्म, तो उनको मैंने एक्वायर किया। तो रिवर्स में क्या होता है? नॉर्मली लगता है कि मैं एक्वायर वो एक्वायरी, बट अपन पीसी में इतना कुछ दे बैठते हैं कि मरू बिकम्स द अकाउंटिंग एक्वायरर एंड आई बिकम द अकाउंटिंग एक्वायरी। तो रिवर्स एक्वेशन में सबसे पहले मालूम करना होता है कि रिवर्स एक्वेशन है। वो हिंट कैसे मालूम करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, बराबर। एक बार आपको मालूम पड़ जाए कि रिवर्स एक्वेशन है तो जो क्वेश्चन में पीसी दिया वो काम का नहीं है, फिर आपको निकालना होता है डीम्ड पीसी। डीम्ड पीसी मतलब अगर मरू लिमिटेड ही मुझे एक्वायर करता तो मुझे कितना पीसी देता, उसको बोलते हैं डीम्ड पीसी, अकाउंटिंग पीसी, वो आपको निकालना पड़ेगा। सेकंड, जब आईएनए टेक ओवर करोगे तो आईएनए तो फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करना, बट किसके आईएनए टेक ओवर हो रहे हैं इधर? क्योंकि हमने मरू को एक्वायरर माना है तो यहां फिर मेरे आईएनए टेक ओवर होंगे, एक्वायरी के आईएनए, अकाउंटिंग एक्वायरी के आईएनए टेक ओवर होंगे। तो मेरा आईएनए कौन से वैल्यू पे टेक ओवर होंगे? फेयर वैल्यू पे टेक ओवर होंगे। और यहां भी जब डिफरेंस आएगा तो गुडविल जीबीपी के अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समराइज करवाने का ट्राई किया सब कुछ। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इट वाज हेल्पफुल, मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच समरी वीडियोस। ओके, तो ये आपके लिए है। मैं यूट्यूब पे इसको रखूंगा, फाइल को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डाउनलोड करो और एक बार फिर से खुद से भी गो थ्रू कर लेना। मेरे बताने में खुद के पढ़ने में फ़र्क होता है। मैंने बताया आपको फटाफट, जहाँ आपको लगा कि मेरे को थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है, आप फटाफट से डाउनलोड करो नोट्स और एक बार खुद रेफर कर लेना। ठीक है, तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल।